हो रही है। और बिट्टा कराटे के बारे में यह कहा जा रहा है कि कोई कह रहा है वो साइकोपैथ था, वो मेंटली तौर पे बीमार था। आपकी तो उनसे मुलाकात हुई, आपने एक इंटरव्यू किया, और मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उस दौर में आप थे जो सच को सामने लाए। नहीं तो ये बिट्टा कराटे को भारत का फ्रीडम फाइटर बना देते ये लोग। और लोग मुझसे पूछते हैं कि कन्हैया कुमार ने जब आजादी के नारे लगाए थे तो अमीश देवगन तुमको इतना गुस्सा क्यों आ गया था? यही नारे लगते थे कश्मीर के अंदर, सर पानी पिएंगे, हमें चाहिए आजादी, और यही नारे आज कन्हैया कुमार लगाता है जो कांग्रेस के अंदर शामिल है। मनोज जी, अमीश जी, बिट्टा कराटे जिहाद कर रहा था और कह के कर रहा था। मैंने पहली स्टोरी, दुनिया का पहला पत्रकार था मैं जिसने जुलाई 89 में स्टोरी की थी कि कश्मीर में आतंकवाद फूटने वाला है। 5 महीने बाद रुबैया सैयद किडनैप हुई। जब वो फूटा उसके 1 महीने बाद कश्मीरी पंडितों को आतंक के जरिए उनको जान से मार के, उनकी बेटियों को रेप करके, उनके मंदिर तोड़ के, उनके घरों पे कब्जा करके उनको भगाया गया वहाँ से। वो जान बचा के भागे जनवरी 90 में। उसके 1 साल बाद मैंने बिट्टा कराटे का इंटरव्यू किया जिसमें उसने कबूल किया कि मैंने ये कत्ल किया। और वो तो ऐसे बात कर रहा है, कत्ल की बात ऐसे कर रहा है जैसे कि कोई मतलब सब्जी खरीदने की बात करता है। और आप चलिए, आप बीसी लगा लीजिए, मैंने बीसी मार दिए। और मैंने कहा कि आपको दर्द होता था कि एक इंसान है आपके सामने तड़प तड़प के मर रहा है, मर गया या तड़प रहा है, आपको लगता था कि मैं इंसान हूँ, इंसान की जान ले रहा हूँ? उस जगह पहले लगता था, बाद में नहीं लगता था, पहले लगता। मैंने कहा अगर इशफाक मजीदवानी आपका एरिया कमांडर आपसे कहता अपने भाई को जान से मार दो, आप मार देते? उसने कहा मार देता। मैंने कहा अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार दो, मार देते? मार देता। मैंने कहा आपकी हालत तो गुलामी से बदतर हो गई। बोला नहीं, वो जब ज्वाइन करवाते हैं तो हलफ उठवाते हैं कि जो कहेंगे करना पड़ेगा, अगर आप तुम हलफ उठाने को तैयार नहीं हो तो तुम जा सकते हो। जिहादी मानसिकता, देखिए ये जिहादी मानसिकता है जिसके जो ये कह रहे हैं ना कि हमारे भी मारे गए, हमारे भी मारे गए, मतलब मुसलमान पक्ष के जो लोग कह रहे हैं कि हमारी जिहाद जब आया तब उसने क्या, जिहादियों ने मुस्लिम लड़कियों का रेप नहीं किया। जब हिंदू सारे चले आए तो उसके बाद वहाँ मुसलमान लड़कियां ही तो बची। तो मुसलमान लड़कियों का रेप करने वाले जिहादी मुसलमान ही तो है। बात जिहाद है, बात जिहाद है। अब एक वर्ग देखिए, एक वर्ग ये भी कहता है कि वहां पर कुछ लोग जो दबे कुचले थे, इसलिए कश्मीरी पंडित बड़े एलीट क्लास थे, इसलिए ऐसा करा गया। ये बरखा दत्त का एक बड़ा ही मतलब एक डिस्टॉर्टेड दिमाग से उसने ये उपज की। उसने स्टोरी के एंड में उसने ये बात कही कि कश्मीरी पंडितों ने सारी पावर अपने पास कर ली थी और इस वजह से, मतलब उसके कहने का मतलब ये था। मैं बताता हूं, क्योंकि मैं इसकी थोड़ी रियलिटी में गया। मैंने सोचा कि कोई बात करे तो उसको जरूर उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए। मैंने रिसर्च करी कि ये कम्युनिटी बहुत पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी। ये गैरतमंद लोग थे जो मेहनत से काम करना जानते थे, पढ़ाई करते थे, और अपनी पढ़ाई के सहारे, क्योंकि ये पढ़ते लिखते थे, इंजीनियर बनते थे, डॉक्टर बनते थे, सीए बनते थे, बड़े बड़े वकील बनते थे, बड़े बड़े जज बनते थे। ये एलीट कम्युनिटी कैसे हो गई? मैं बताता हूँ आपको। मेरे दादाजी को, मेरे चाचा जी को 47 में उंगलियां काट के, पैर काट के, अंग काट के उनको मार दिया। 47 में मेरे फादर 17 साल के थे, वो वापस गए, वापस वहां से खेती बाड़ी करके दोबारा से मकान बनाए, दोबारा से रहने लगे। 1990 तक, 1990 में मेरे पड़ोस की सिस्टर, मेरे पड़ोस में एक बहन रहती थी, मेरे पड़ोस में एक बहन रहती थी, उसके आरी में काटा गया, उसका बलात्कार किया गया। और हमारा क्या कसूर है? सिर्फ एक ही कसूर था, हम हिंदू थे, हमारा धर्म दूसरा था, इसलिए बार बार हमसे अत्याचार होता। जी सलमान निजामी, शोएब भाई, एक ही वजह थी, हमारा धर्म दूसरा था। चाहे वो 47 हो, चाहे वो 74-75 हो, चाहे वो 86 हो, चाहे वो 90 हो, और आज भी हमारे ऊपर वो दया नहीं करते हैं। आज भी जहां पे मैं रहता था, जिस मकान को जलाया गया, आज भी वहां ये तरीका, आज भी वो इकोसिस्टम मैं चुप नहीं रहूंगा। कितने देर तक आप चुप रखोगे हमें? आज भी वो इकोसिस्टम काम कर रहा। जिस मकान को जलाया गया, एक सेकंड, जिस मकान को जलाया गया, देखिए उस मकान के बीचों बीच बिजली का खंभा 33,000 का खड़ा कर दिया। वो इकोसिस्टम, वो एडमिनिस्ट्रेशन, वो डीसी, वो एसपी, वो सब अभी भी वही इकोसिस्टम, वो खत्म नहीं हो रहा है। जी, ये सुधांशु जी आपके लिए